नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और आपके साथ मैं हूं हसनैन अंसारी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस वक्त इस्तीफे का दौर जारी है। लगातार कार्यकर्ता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में इस्तीफा दे रहे हैं और ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। इसी बीच जो है आरपीएन सिंह जो है कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। और एक तरफ हमने कुछ दिन पहले देखा, यानी कि 11 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जो कि कैबिनेट मंत्री थे वर्तमान में, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो इन तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कुशीनगर जिला के यानी कि हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री फूलबदन कुशवाहा जी, और ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यू न्यूज लाइव 24 पे। धन्यवाद। सर, ये जो इस्तीफे का दौर जारी है, लगातार एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कार्यकर्ता जा रहे हैं, सबसे पहले आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनावी समय है, ये सिलसिला चलता रहता है, आने जाने का क्रम लगा रहता है। ये तो एक चुनाव और राजनीति का हिस्सा है। तो ये बताइए सर, जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा ज्वाइन कर लिए, तो उस समय क्या लगा कि भाजपा पे क्या इसका असर पड़ा? देखिए, माननीय मंत्री जी जब भाजपा में थे तो यहाँ पे भी स्वागत था। जी। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए, इस बात का भी स्वागत है। रही बात असर पड़ने की, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा पे काम करती है। किसी के आने और जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक मतदाता राष्ट्रवादी विचारधारा का होता है और राष्ट्र के प्रति अपना वोट करता है। तो माननीय मंत्री जी सपा में, यहाँ से जाने का कोई असर नहीं है। लेकिन सर, वो लगभग 4.5 साल वो भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्य को लेकर कार्यरत रहे, लेकिन जो चुनाव आया वो उसी समय इस्तीफा दे दिए। तो क्या लग रहा है इसको लेकर? मैं पुनः कहना चाहूँगा हसनैन जी कि माननीय मंत्री जी के जाने से किसी प्रकार का न पडरौना में कोई असर है, न कुशीनगर जनपद में असर है। उन्होंने जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि आप 4.5 साल तक, 4 साल 11 महीना तक भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करते रहे। तो अगर पिछड़ों की आवाज़ दबाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, जी। तो आप सदन के अंदर एक भी बार इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? अगर इस मुद्दे को नहीं उठाए तो बेबुनियादी आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। आपका अपना स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा होगा शायद, हमें जहाँ तक लगता है। उनके अपने स्वार्थ के चलते भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। उनके आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन वो जो भाजपा छोड़ दिए और सपा ज्वाइन कर लिए हैं, हालांकि ये कहना है कि वो मौर्य समाज पे एक बड़ी पकड़ रखते हैं, यानी कि बड़ा पकड़ है उनसे। तो क्या लग रहा है कि मौर्य समाज जो है सपा कोट करेगा क्या इसे? पडरौना विधानसभा की जनता जानना चाहती है, कुशीनगर का कुशवाहा समाज जानना चाहता है, मौर्य समाज जानना चाहता है कि किस कुशवाहा समाज के गरीब के बेटे को आप अपने बगल में बैठा के उस लायक बना दिया कि वो भी पडरौना की धरती पे चुनाव लड़ सके। किस कुशवाहा के बेटे को आप उस लायक खड़ा कर दिए कि वो आपकी बातों को मान सके। माननीय मंत्री जी, किसी कुशवाहा समाज का हित नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, अगर कुशवाहा का सम्मान कहीं निहित है तो भारतीय जनता पार्टी में निहित है। हम जैसे गरीब कुशवाहा के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने सर आंखों पे बैठा के रखा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कुशवाहों के हितैषी हैं, कुशवाहों के नेता हैं, तो क्या पडरौना की धरती पे आने के 15 साल के अंदर किसी कुशवाहा के बेटे को आप ग्राम सभा का चुनाव लड़ाया क्या? जिला पंचायत बनाया क्या? ब्लॉक प्रमुख बनाया क्या? किसी को विधानसभा का टिकट दिलाया क्या? नहीं। तो आरोप लगाना आसान है, आप लगा सकते हैं। ये बताइए, जब वो सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो हालांकि वो बीजेपी के एक बड़ा चेहरा थे, तो क्या सपा इससे मजबूत हुई है क्या? अभी तो सपा के लोग जाने कि कितना मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी का, मैं पुनः कहना चाहता हूँ, 1% का भी नुकसान नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी का जहाँ तक जाने आने का सवाल है, इसका जवाब समाजवादी पार्टी के लोग दे पाएंगे कि उनका समाजवादी पार्टी में जाने के बाद कुशीनगर जनपद में कितना इजाफा हुआ है वोटों। तो इधर आरपीएन सिंह जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए हैं और पुनः भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? आरपीएन सिंह किसी पे कोई आरोप नहीं लगाए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं, कांग्रेस में 32 साल तक सेवा दिया उन्होंने। कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस के ऊपर भी उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस बृहद परिवार में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी में आए हैं, स्वागत है।
भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व उनको देगी शायद उस दायित्व पे काम करेंगे। हमें भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपना कार्यभार शुरू किया है। क्या लग रहा है विधानसभा पडरौना में भाजपा की सरकार में किस प्रकार से यहाँ पे विकास हुआ है, कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस 5 साल के कार्यकाल में विकास की एक नई इतिहास लिखा गया है। आप पडरौना में देखेंगे तो जिला अस्पताल भी जाइए, जिला अस्पताल का सुंदरीकरण, विस्तारीकरण, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कुशीनगर में बस अड्डे का नवीनीकरण, बस अड्डा का निर्माण, तमाम विकास कार्य, सड़कों की जाल बिछाया गया है। पडरौना, ग्रीन पडरौना, क्लीन पडरौना का नारा दिया गया है। तो तमाम कार्य पडरौना के अंदर हुए हैं। हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि अभी बहुत से काम करने के लिए कार्य बाकी हैं, जिसको इस नई कार्यकाल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पूज्य महाराज जी आएगी, पूज्य महाराज जी 22 में जब अभी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे, तो उसके बाद जो कार्य बाकी हैं, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन पडरौना में जो है जहाँ पे बस स्टैंड है वहाँ पे बारिश के मौसम में इतना ज़्यादा पानी लगा हुआ था कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो सर किस प्रकार से विकास हुआ है कि वहाँ पे बस स्टैंड पे इतना पानी लगा कि लोगों को इतना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, बताइए? नई बस स्टैंड पडरौना के अंदर बन चुका है। नया बस स्टैंड बनने के बाद वहाँ पे अभी अविलंब वहाँ शुरू होने जा रहा है। जहाँ तक जल जमाव की स्थिति की बात है, भारी बारिश की वजह से जल जमाव हुए थे, उसका भी निस्तारण कराया गया है और अविलंब जो शहर के अंदर बस स्टैंड है, उसका भी अपग्रेडिंग करा दिया जाएगा। वो हमारे प्रोसीजर में है। विधानसभा चुनाव को लेकर आप किस प्रकार से अपनी विधानसभा में तैयारियों में हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता प्रतिदिन तैयारी करता है, हमें कोई नई तैयारी नहीं करनी। हमारे पार्टी के अंदर बूथ अध्यक्ष भी विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़ने की ताकत रखता है। हमारा बूथ अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ताकत रखता है। तो तैयारी कुछ करना ही नहीं, हमारी तैयारियाँ रोज़ हो रही हैं। जो समाज में हम लोग रोज़ काम करते हैं, तो तैयारियाँ रोज़ हैं। तैयारी उसको करनी है जो बरसाती मेंढक की तरह चुनाव में आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो कौन है जो बाद में चुनाव में आप जिस पे आरोप लगा रहे हैं, सीधा-सीधा बताइए? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप घूमते हो देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग कभी दिखते हैं क्या बीच में? अभी कोरोना काल आया था, आपने देखा होगा। पूरे देश में पहले से मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी हैं कि अपने जान की परवाह ना करते हुए जिनके पूज्य पिताजी का देहांत होता है, वो अपने पूज्य पिताजी के देहांत में भी घर नहीं जा पाते हैं। वो यहाँ की जनता की चिंता करते हैं और कोरोना काल में पूरी बागडोर अपने हाथों में लेके हर जनपद की दौड़ा करते हैं। उस समय समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ थे? कांग्रेस के लोग कहाँ थे? बसपा के लोग कहाँ थे? ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं पुनः कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य के प्रतिदिन नए रूप में देखा करती है और प्रतिदिन अच्छा काम करती है। इधर मुख्यमंत्री यानी कि अपने सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो लगातार कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिया है, लेकिन देखने को मिल रहा है तमाम युवा प्रदर्शन कर रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ। देखिए, हमारी सरकार आने के बाद रोजगार का सृजन हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टरों में हम लोगों ने नौकरियाँ दी हैं। हम लोग केवल कागज़ों में बात नहीं करते, बाकायदा अगर 4.5 लाख की बात पूज्य महाराज जी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने नौकरी दी है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो पिछली सरकारों की जो कमियाँ हैं, पिछली सरकारों की जो हमें क्या बोलते हैं, एक उपहार स्वरूप हमें जो मिली है खामियाँ, उस खामियों को हम आज भुगत रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद, पूज्य महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रोज़गार सेक्टर में युवाओं को रोज़गार दें, प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी नौकरियाँ हों। हम हर तरफ प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार उस पे काम कर रही है और जो हमने वादा किया था सन 2017 में, उस वादे को 100% पूरा हम लोगों ने किया है। 22 में हम जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, उस मुद्दे को भी हम लोग पूरा करेंगे। ये बताइए इधर समाजवादी पार्टी जो है तमाम छोटे-छोटे संगठनों को मिलाकर चुनाव में उतरी हुई है, तो इस पे क्या असर पड़ने वाला है जहाँ एक तरफ भाजपा है? देखिए, गठबंधन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं ना? गठबंधन की जो विचारधारा है, उस गठबंधन से हमें कोई असर नहीं दिखता जिस गठबंधन में सबके सुर अलग-अलग हों। अभी आज का एक नया बयान बताऊँ, अभी एक अपराधी को सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देने जा रहे हैं, शायद आपको जानकारी होगी। अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी में मिले, तो मैं कहता कि हमारी पार्टी भी गलत काम कर रही है। आज समाजवादी पार्टी में, आरएलडी में, सुहेलदेव पार्टी में
अपराधियों की एक होड़ लगी है कि हमें टिकट देना, हमें टिकट देना है। तो उनका एक अपना गिरोह है जो केवल उनकी अपनी सरकार बनाने की चिंता है, प्रदेश की चिंता नहीं है, राष्ट्र की चिंता नहीं है। तो वो हमें उस बात की पे जाना भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। आप ही की सरकार में जहाँ एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे गाड़ियों से दोबारा उनको रौंद दिया गया। तो किस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि हमारे सरकार में जो है गुंडों को यानी अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाता है? हसनैन जी, जो भी गुनाह किया था, उस गुनाहगारों को भी जेल के अंदर भिजवाने का काम कौन किया? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट रूप में कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर अपराध करेगा, तो उसका घर और ठिकाना जेल के अंदर होगा। वो चाहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, उसके अलावा भी अगर हमारे ही भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग अगर बदमाशी करने पे तुलेंगे, तो उनका भी ठिकाना जेल के अंदर होगा। किसी प्रकार की कोई परहेज़ नहीं किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि जिस मिशन की आप जिस किसानों की बात कर रहे हैं, जी। अगर वो अपराध किए, जाँच हुई और यही सरकार जाँच कराई। ये सरकार भाजपा की सरकार थी, भाजपा के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने जाँच कराई और जाँचोपरांत एफआईआर हुआ और आज जेल के अंदर है। ये बताइए, आप ही की सरकार यानी कि नहीं थी जिस समय विपक्ष में आप लोग थे, यानी कि 2014 से पहले, तो आप लोग महंगाई के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि महंगाई बढ़ जा रही है, महंगाई इतना ज़्यादा हो गई। लेकिन अभी जो स्थिति देखने को मिल रहा है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया और तमाम सामग्री पे जो है इस वक्त मूल्य बढ़ा हुआ है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? 2014 के पहले अगर यूट्यूब पर सर्च करें आप कि डीजल और पेट्रोल के दाम क्या थे, जहाँ तक हमें जानकारी है 72 रुपया पेट्रोल था, डीजल था और 82 रुपया 72 रुपया डीजल था और 82 रुपया पेट्रोल था। आज जो महंगाइयाँ बढ़ी थी डीजल पेट्रोल की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देखा कि नहीं, डीजल और पेट्रोल का दाम में इजाफा हो रहा है, उन्होंने उसको कम करने का प्रयास किया और आज 86 रुपया पे हमें मिल रहा है डीजल। तो कुछ महंगाई बढ़ी है, तो 14 और 22 तक आते-आते एक समय का एक ड्यूरेशन होता है। इस कालखंड में हमारी तनख्वाह भी बढ़ी, हमारे रोज़गार के जो हमारे मापदंड थे उसको भी बढ़ाया गया। किसानों की भी फसलों की आय दोगुनी करने का प्रयास किया गया। तो अगर कहीं महंगाई बढ़ी है, तो हमारा आय भी बढ़ा है। हाँ, कुछ महंगाइयाँ हैं, कोरोना काल की वजह से हम थोड़ा परेशानी भी झेले, पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया परेशान रहा। कई देश तो क्या बोलते हैं कि अपने ही उसके वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो गड़बड़ा गई थी। हमारे वहाँ तो कहीं गड़बड़ नहीं हुई है। कुछ महंगाई है, सरकार उस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है और हम नियंत्रण करने में सफल भी हो रहे हैं। यहाँ पे किसान जो है देश में लगभग इतने दिनों तक प्रदर्शन किए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ, तो क्या लग रहा है आपको किसानों की आय दोगुनी हो पाई क्या सरकार में? किसानों की आय दोगुनी हुई है हसनैन जी, ज़रा आप देखें कि केवल मूल्य बढ़ाने से किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती है। हमें उस पे काम करना पड़ेगा और मैं पुनः कहता हूँ, कृषि बिल गलत नहीं थे। कुछ लोग जिनका मंडियों में होल्ड था, कुछ तथाकथित किसानों के नाम पे जो मंडियों पे कब्जा किए हुए लोग थे, उनको बिल खराब लग रही थी और उस बिल के पीछे देश विरोधी ताकतें काम कर रही थीं। देश विरोधी ताकतें उस किसान बिल के माध्यम से, उस आंदोलन के माध्यम से भारत को शांत करना चाह रही थीं। माननीय मोदी जी को लगा कि शायद जो हमारा बिल है वो तो बेहतर है, लेकिन अगर कोई शांत करने का प्रयास करेगा, देश को शांत करना चाहेगा, अराजक तत्व तो देश को दंगों की आग में झोंकना चाहेंगे, तो उसने फैसला किया कि नहीं, इस बिल को वापस करते हैं। देश की जनता जिस दिन ही बिल को मांग करेगी, बिल को लेके आएंगे और उस बिल में मैं पुनः कहता हूँ, कहीं कमी नहीं थी। बैठ के कोई चर्चा करे, हम छोटे से कार्यकर्ता चर्चा करने को तैयार हैं। क्या लग रहा है क्या इस बार जो है महंगाई मुद्दा होने वाला है? क्या चुनाव में महंगाई से लोग परेशान भी देखने को मिल रहे हैं लगातार? विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमें उस पे काम करना पड़ेगा और मैं पुनः कहता हूँ, कृषि बिल गलत नहीं थे। कुछ लोग जिनका मंडियों में होल्ड था, कुछ तथाकथित किसानों के नाम पे जो मंडियों पे कब्जा किए हुए लोग थे, उनको बिल खराब लग रही थी और उस बिल के पीछे देश विरोधी ताकतें काम कर रही थीं। देश विरोधी ताकतें उस किसान बिल के माध्यम से, उस आंदोलन के माध्यम से भारत को शांत करना चाह रही थीं। माननीय मोदी जी को लगा कि शायद जो हमारा बिल है
वो तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई अशांत करने का प्रयास करेगा, देश को शांत करना चाहेगा, अराजक तत्व तो देश को दंगों की आग में झोंकना चाहेंगे, तो उसने फैसला किया कि नहीं, इस बिल को वापस करते हैं। देश की जनता जिस दिन ही बिल को मांग करेगी, बिल को लेके आएंगे। और उस बिल में मैं पुनः कहता हूँ, कहीं कमी नहीं थी। बैठ के कोई चर्चा करे, हम छोटे से कार्यकर्ता चर्चा करने को तैयार हैं। क्या लग रहा है, क्या इस बार जो है महंगाई मुद्दा होने वाला है? क्या चुनाव में महंगाई से लोग परेशान भी देखने को मिल रहे हैं लगातार? विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा होता तो 5 साल में किसी भी जनपद में कोई आंदोलन कोई कर पाया क्या? मुद्दा विहीन विपक्ष है। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीट इस बार जीतने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। 10 मार्च को इस बात का भी नतीजा सामने आ जाएगा। ये थे हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री फूलबदन कुशवाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। आप देखते रहिए यू न्यूज लाइव 24। धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यू न्यूज लाइव 24।